Hello everyone, myself Monica, PGT Commerce from Government Girls Senior Secondary School Mall Town पानीपत। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी के टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पूरा चैप्टर हमारा किन किन पॉइंट्स में कवर होगा। फर्स्ट पॉइंट है साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है साझेदारी के समापन में और साझेदारी फर्म के समापन में। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि फर्म के समापन की कौन कौन सी विधियां हैं, फर्म का समापन किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि फर्म के समापन पर खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। फोर्थ है फर्म के समापन पर किए जाने वाले लेखे, कौन कौन से लेखे फर्म के समापन पर किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें पुनर्मूल्यांकन एवं वसूली खाते में अंतर। तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम अपना ये जो डिसोल्यूशन है इसको कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है साझेदारी फर्म का समापन। तो इस टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक में हमने देखना है साझेदारी फर्म का समापन और साझेदारी फर्म के समापन में क्या, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, साझेदारी का समापन क्या होता है और एक साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है। दोनों अलग अलग हैं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है इसमें पार्टनर ए, बी, सी ये तीनों मिलकर जब व्यवसाय करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म, इस पार्टनरशिप को हम नाम दे देते हैं पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो अब साझेदारी का समापन से क्या समझे आप। मान लीजिए ए जो है वो फर्म को छोड़कर चला गया, रिटायरमेंट हो जाती है इसकी या फिर डेथ हो जाती है। तो अब पार्टनर करंटली कौन कौन पार्टनर है, बी और सी। तो जो इनके बीच में एग्रीमेंट था तीनों के बीच में, वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो बी और सी पार्टनर है ये क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स, ये क्या डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो ये इनकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है कि ये बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं ए के जाने के बाद, और बिजनेस को ये कंटिन्यू आगे भी चला सकते हैं कि बिजनेस को आगे चलाया जाए। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट समाप्त हो गया। इसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अलग है। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में फर्म बंद भी हो सकती है और फर्म कंटिन्यू भी रह सकती है। अब मान लीजिए कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर आ जाता है डी। ठीक है, अब नए पार्टनर जो है वो ए, बी, सी और डी, पार्टनर कितने हो गए, 4। इस कंडीशन में भी जो पुराना एग्रीमेंट था इनके बीच में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसे भी क्या माना जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये तो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में फर्म जो है वो क्लोज हो जाती है, व्यवसाय जो है वो बंद हो जाता है। फर्म जो है वो सारी एसेट्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है। सारी लायबिलिटीज को, इस सेल करने से जो अमाउंट मिला उसको, उस अमाउंट में से ये लायबिलिटीज की पेमेंट कर देती है। जितने भी लोन है या आउटसाइड लायबिलिटीज है सबकी पेमेंट ये कर देती है। फर्म क्या हो जाती है, टोटली क्लोज हो जाती है। साझेदारी के समापन में फर्म क्लोज हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा कि ए चला गया था छोड़कर,
बी और सी पार्टनर थे, दोनों डिसाइड करें कि कंटिन्यू करना है बिजनेस को, तो ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिजनेस यहाँ पर क्लोज नहीं हो रहा। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था कि साझेदारी के समापन और साझेदारी फर्म के समापन से क्या समझते हैं। तो हमने देख लिया कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है। तो दोनों के बीच में आई होप सो कि आपको डिफरेंस अब ये क्लियर है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किन किन कंडीशन में होता है? जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। फर्म बंद भी हो सकती है और फर्म कंटिन्यू भी कर सकती है अपने बिजनेस को। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा फर्म का डिसोल्यूशन होता है। फर्स्ट पॉइंट आ गया न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और न्यायालय के आदेश के द्वारा। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर न्यायालय, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है लेकिन कोर्ट वहां पर कोई अपना डिसीजन नहीं देता, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला, आपसी सहमति के द्वारा। जब एबीसी 3 पार्टनर है, ये आपस में सहमत हो जाते हैं कि हमने फर्म को बंद करना है, तो फर्म को बंद किया जा सकता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन में यदि कोई पार्टनर पागल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में फर्म को बंद करना अनिवार्य हो जाता है। और यदि फर्म का जो बिजनेस है वो कैसा हो जाए, इल्लीगल, फर्म का बिजनेस यदि इल्लीगल, अवैधानिक हो जाता है, तो वहां पर भी फर्म को बंद करना अनिवार्य हो जाता है। उसके पश्चात कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर, कौन कौन सी विशेष घटनाएं, जैसे जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी की स्थापना की गई थी वो उद्देश्य यदि पूरा हो जाता है तो फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी में यदि साझेदारी 10 साल के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम 10 ईयर्स 10 साल के लिए क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। अब ये 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो साझेदारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर है सूचना के द्वारा। जहां पर साझेदारी की अवधि निश्चित नहीं है कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप की जानी है, तो वहां पर कोई पार्टनर जो है सूचना के द्वारा फर्म का समापन कर सकता है, न्यायालय इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है न्यायालय के आदेश के द्वारा। यहाँ पर जो कोर्ट है, न्यायालय जो है वो आदेश देता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो सबसे पहली है साझेदार का पागल हो जाना। कोई पार्टनर यदि पागल हो जाए तो वहां पर क्या होगा, न्यायालय आदेश देगा कि फर्म को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट में कर्तव्य पालन में असमर्थ होना। जिस पार्टनर ने एप्लीकेशन दी हुई है कोर्ट में फर्म को बंद करने के लिए, उसके अलावा जो अन्य पार्टनर्स हैं वो अपने कर्तव्य का पालन यदि अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो असमर्थ हैं, तो फर्म आदेश दे सकता है न्यायालय वहां पर कि फर्म को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है किसी साझेदार द्वारा फर्म का अहित करना। तो यहाँ पर जो साझेदार ने अप्लाई किया है, याचना की हुई है कोर्ट में फर्म को बंद करने के लिए, उसके अलावा यदि कोई पार्टनर, उसको छोड़कर जो अन्य पार्टनर्स हैं उनमें से यदि कोई फर्म का अहित करता है, नुकसान करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट है साझेदारी संलेख की अवहेलना करना। याचना करने वाले पार्टनर के अतिरिक्त यदि कोई पार्टनर साझेदारी संलेख में लिखी गई बातों को नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। तो ये हमारे सारे मेथड हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के, 2 तरह के, जहां पर न्यायालय इंटरफेयर करता है और जहां पर न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता, और यहाँ पर न्यायालय जो है वो आदेश देता है कि फर्म को बंद किया जाए। तो ये पॉइंट्स हमने जाने, आपसी सहमति के द्वारा, अनिवार्य समापन, कुछ विशेष घटनाएं घटित हो जाती हैं सूचना द्वारा, और न्यायालय आदेश कहाँ पर देगा, साझेदार का पागल हो जाना, कर्तव्य पालन में असमर्थ होना, किसी साझेदार द्वारा फर्म का अहित करना, और साझेदारी संलेख की अवहेलना करना। तो ये हमारे मेथड है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। सेकेंड हमने किया कि मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्म एक्स को यदि लॉस है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो उनको सबसे पहले कहां से रिकवर किया जाएगा, प्रॉफिट्स में से। उसके बाद भी कोई लॉस बच जाता है, उसके बाद उसको कहां से रिकवर किया जाएगा, कैपिटल्स में से। उसके बाद भी अगर कोई लॉस बचता है तो उसको कहां से रिकवर किया जाता है, पार्टनर्स से कैश मंगवाकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यदि पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस है, लॉस को कहां से रिकवर किया जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट्स में से, उसके बाद कैपिटल्स में से पार्टनर्स की, और उसके यदि कमी रह जाती है तो पार्टनर से कैश मंगवाकर उस लॉस की रिकवरी की जाती है। इसी प्रकार से जब फर्म की एसेट्स सेल की जाती है, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट होगी। जो कैश मिलेगा सेल से, सबसे पहले उससे आउटसाइड लायबिलिटी पे की जाएंगी। उसके बाद जो लोन वगैरह है, जैसे आउटसाइड लायबिलिटी मींस कोई लोन वगैरह ले रखा है, थर्ड पार्टी को जो देना है वो पेमेंट होगी सबसे पहले। उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है। उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाती है। उसके बाद पैसा बचता है तो क्या किया जाता है, पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। अगर एसेट को बेचा, एसेट से जो कैश मिला सेल करने से, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे की जाएगी, और उसके बाद भी पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से फर्म के खातों का निपटारा किया जाता है। इसी में कंटिन्यू करते हुए एक पॉइंट आता है लोन का। लोन की यदि हम बात करें, 2 प्रकार से हो सकता है, फर्म के लोन और पार्टनर के लोन, पार्टनर्स के प्राइवेट लोन। ठीक है, फर्म ने लोन लिया हुआ है तो उसे फर्म के लोन कहा जाता है। पार्टनर ने किसी पर्सनली अपने पर्सनल यूज के लिए किसी से लोन लिया हुआ तो वो पार्टनर के प्राइवेट लोन कहते हैं इनको। तो सबसे पहले फर्म जो पैसा होता है फर्म के पास, उसके उनसे वो क्या करती है, अपने लोन का भुगतान करेगी। उसमें से फिर कोई प्रॉफिट अगर बच जाता है उसको वो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, सबसे पहले वो पेमेंट करेगी। फर्म के पास जो पैसा आएगा एसेट को बेचने से, फर्म अपने लोन का भुगतान पहले करती है। फर्म अपने पर्पस के लिए फर्म ने लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले फर्म इस लोन की रिपेमेंट करेगी, फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। अब सपोज कीजिए ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और ए ने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है मान लीजिए किसी से प्राइवेट यूज के लिए। तो ये फर्म का लोन नहीं है, ये इसका प्राइवेट लोन है। और जो फर्म पार्टनर की जितने भी एसेट्स हैं उनसे जो बेचकर पैसा जो भी आएगा तो उस पैसे में से ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने प्राइवेट लोन का भुगतान करता है। मान लीजिए एसेट बेचने से इसको मिले 3 लाख, एसेट को बेचने से कितना पैसा मिला, 3 लाख। 3 लाख में से ये पहले क्या करेगा, अपने प्राइवेट लोन 1.5 लाख की पेमेंट करेगा, और रिमेनिंग बैलेंस कितना रहेगा इसके पास, 1.5 लाख। लोन को पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बचा, 1.5 लाख। अब यदि फर्म को जरूरत पड़ती है
फर्म मंगवाती है पार्टनर से कि पैसे चाहिए और लोन जो लाइबिलिटीज है फर्म की वो पे करनी है तो पैसे दीजिए, तो पार्टनर ए जो है वो 3 लाख रुपए नहीं देगा यहाँ पर, वो अपने लोन की पेमेंट करेगा पहले 1.5 लाख रुपए की, फिर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा उसके पास 1.5 लाख, ये फर्म को दे देगा, 1.5 लाख रुपए जो है ये फर्म को दे देगा। कहने का मतलब है कि पार्टनर पहले अपने प्राइवेट लोन की पेमेंट करते हैं, उसके बाद बैलेंस बचता है तो फर्म को देंगे, यदि बैलेंस नहीं बचेगा तो फर्म को कुछ नहीं देंगे। बी और सी अपनी एसेट को, जो भी मान लीजिए सेल करते हैं बी और सी अपनी एसेट को, जो पैसा आया या इनके पास जो भी एसेट है उनसे ये फर्म को पैसा देंगे, क्योंकि इनका कोई प्राइवेट लोन नहीं था, ए का प्राइवेट लोन था, ए ने पहले अपने लोन को चुकाया, फिर जो बचा उसको उसने फर्म को दे दिया। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग, जो फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, फर्म के विघटन पर कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, फर्म के विघटन पर किए जाने वाले लेखे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सेकंड नंबर पर बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट इज फर्म के विघटन पर किए जाने वाले लेखे, कौन कौन से लेखे हम करते हैं फर्म के विघटन पर। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड नंबर पर हम बनाते हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो जब फर्म का विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में ये हम अकाउंट कौन कौन से बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर के लोन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। तो हम डिटेल में देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट की जाती है, ठीक है। और कितना हमें लॉस हुआ फर्म में और या फिर कितना हमें प्रॉफिट हुआ, या तो लॉस हुआ होगा या फिर प्रॉफिट हुआ होगा, कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, ये सारी बातें जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बनाते कैसे हैं इसको, सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और इनके अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज, सारी एसेट के अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, रियलाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी लायबिलिटीज हैं उनके अकाउंट को भी कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, इनके अकाउंट भी क्या हो जाते हैं, क्लोज। अब ट्रांसफर कैसे किया जाता है, एक जनरल एंट्री के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। एक चीज ध्यान रखें कि एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। कहाँ दिखाया जाता है इसको, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स होती हैं हम यहाँ दिखाते हैं, और यहाँ कौन कौन सी आइटम्स आती हैं जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो एसेट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। जब आपने इनको ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे, इनको जनरल एंट्री में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो डेबिट क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स,
जितनी भी एसेट्स हैं वो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कैसे करेंगे, जनरल एंट्री के द्वारा सीखे इसको। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और अगर इनको क्लोज करना हो या ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री में इनको डेबिट किया जाता है। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से हम सारी एसेट के अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, सारी लायबिलिटीज के अकाउंट को हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब आप एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, पहला, एसेट में कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने रियलाइजेशन, पार्टनर के लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। फोर्थ पॉइंट था आपका, तो आप इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको कहाँ ले जाया जाएगा, इस यहां से जो चौथा पॉइंट था आपका, इसको हम कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि एसेट्स को हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। हमेशा कौन सी वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर नहीं, कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, हमेशा इनको बुक वैल्यू पर। ठीक है, तीसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट को हमने ट्रांसफर नहीं करना। अब आप जानते होंगे फिक्टिशियस एसेट क्या है, मैं बता भी देती हूँ। जैसे आपका एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये हमें कहाँ दिखाया होता है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, लेकिन इनको बेचने से हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, ये तो अपने आप में लॉस है तो उसको बेच थोड़ी सकते हैं हम। दूसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमारा कौन सा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जो भाग राइट ऑफ किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा जाता है। जो पोर्शन राइट ऑफ नहीं हुआ है उसको कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये एसेट नहीं है, एक्सपेंसेस किया है आपने और इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना, इसको बेचा भी नहीं जा सकता, तो हम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में भले दिखा रखी है लेकिन कोई एसेट ये हमारे लिए नहीं है। ये खर्चा कर दिया था जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में हमें मिलना है, इसीलिए हमने एसेट मानकर इसको कहां दिखाया, बैलेंस शीट में। लेकिन इनको बेचने से कुछ भी प्राप्त नहीं होना, तो इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपने, एसेट को जब ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में तो उस समय हमें और कौन सी बातें ध्यान रखनी है। जैसे कोई एसेट है और उसके ऊपर प्रोविजन बनाया गया है, एग्जांपल ले लेती हूं, एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे डेटर्स हैं 1 लाख के और उनके ऊपर प्रोविजन बनाया गया है 20,000 का। ठीक है, तो अब आप रियलाइजेशन में जब इसको ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो यहां पर आप कितना अमाउंट करोगे, 80,000 नहीं करना आपने, कितना करोगे, बुक वैल्यू पे ही कितना करोगे, 1 लाख। प्रोविजन को माइनस नहीं करना आपने, प्रोविजन को ट्रांसफर करने की अलग एंट्रीज है, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में फुल डेटर्स 1 लाख के डेटर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने हो गए, 1 लाख के। अब प्रोविजन जो इस पर बनाया गया था 20,000 का, प्रोविजन हम बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, तो इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब हमने इसको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, उसके लिए क्या करेंगे, ये क्रेडिट है तो ट्रांसफर करने के लिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आएगा? 20,000। तो अब देखिए आप यहाँ पर कि डेटर हमने 1,00,000 के ट्रांसफर किए और इधर से प्रोविजन हमने 20,000 का ट्रांसफर। तो दोनों के लिए ट्रांसफर करने के लिए अलग एंट्री होगी, आपने डेटर में से माइनस करके इसको नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? एसेट को ट्रांसफर करने का पता चल गया आपको। अब हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज को जब ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट थी, लायबिलिटी साइड में दिखाई होती है लायबिलिटीज, क्रेडिट थी, तो हम क्या कर देंगे? इनको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब आप ट्रांसफर करेंगे इसको। कौन सी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है? जो आउटसाइड लायबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, आउटसाइड कोई लोन है, कोई लोन लिया हुआ है किसी से, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रांसफर किया जाएगा। जो फर्म ने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है, थर्ड पार्टी को देना है, केवल वही लायबिलिटीज में ट्रांसफर की जाएगी। तो इस प्रकार से हम लायबिलिटीज को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब जो पार्टनर का लायबिलिटी साइड में और क्या दिया होगा आपको? पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट कहाँ दिया होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। लेकिन आपने पार्टनर के लोन को ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं करना, उसके लिए क्या बनेगा? जी जो 4 पॉइंट कराए थे आपको, रियलाइजेशन, पार्टनर के लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक। तो वहां पर आप जो सेकेंड नंबर पर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? पार्टनर का लोन अकाउंट। तो जो ये लोन अकाउंट बनेगा, ये पार्टनर का लोन जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर होगा, ना कि आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को? जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है केवल उनको हम ट्रांसफर करेंगे। जितने भी अब लायबिलिटी साइड में और क्या दिया होता है हमें? प्रोविजंस दे रखे होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो जितने भी प्रोविजंस हैं उनको आप ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जितने भी रिजर्व्स हैं ये सारे हम कहां से बनाए गए हैं? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट पर किसका राइट होता है? पार्टनर्स का। तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में बटेंगे। तो इनको कैसे दिखाना है आपने? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, और भी कोई अगर दे रखा है तो ये सब हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो हमने अभी बात की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, और दूसरा हमने बात की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटना है। तो ये दो बातें हमने कब की थी? एसेट के रिगार्डिंग, जब एसेट को ट्रांसफर कर रहे थे। तो अब ये क्या होगा? ये लॉस है, ये दोनों क्या है? लॉस, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो सारी के सारी ये एसेट ट्रांसफर कैसे करनी है और हमें लायबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करना है, ये टॉपिक आप अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसको इसमें आपके सारे पॉइंट्स आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। अगला टॉपिक है कि लायबिलिटी साइड में आपको कई बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया होता है, तो उसको हमने कैसे डील करना है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जितने भी एम्प्लॉइज फर्म में काम करते हैं, ठीक है, अब मशीनों पर काम करते हुए कई बार एम्प्लॉइज के साथ क्या हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, किसी का कोई अगर शरीर का कोई अंग डिसेबल हो जाए किसी वजह से, तो ये फर्म के अगेंस्ट क्लेम करते हैं, फर्म से पैसा मांगते हैं अपनी कंपनसेशन के रूप में। तो फर्म एकदम से वो पैसा कहाँ से लाए, इसके लिए फर्म क्या करती है, हर साल प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर क्या बनाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया जाता है। अब ये क्या है, रिजर्व जो है ये एक तरह से प्रॉफिट ही है। जब तक कोई दुर्घटना नहीं घटती, कोई क्लेम नहीं किया जाता, तब तक ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर लायबिलिटी अगर मतलब ये क्लेम करते हैं, मान लीजिए रिजर्व बना रखा था 5 लाख का और एम्प्लॉइज के साथ कोई घटना हो जाती है, वो क्लेम करता है 1 लाख रुपए का, तो कंपनी यहाँ से क्या करती है, फर्म क्या करती है, यहाँ से 1 लाख रुपए की क्या कर देती है, इसको पेमेंट कर देती है। तो इसे क्या कहा जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब हम इसके रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊंगी। तो आप ये देखें, पहला केस क्या होता है कि फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया 1.5 लाख का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, और कोई भी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट नहीं है कि किसी भी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया। जब कोई क्लेम ना हो तो ये क्या है, प्रॉफिट है। और डिसोल्यूशन के टाइम पर प्रॉफिट्स पर किसका राइट होता है, पार्टनर्स का। इट मीन्स ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लवन्या और प्रिया 2 पार्टनर हैं, 2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई लायबिलिटी नहीं है इनके अगेंस्ट। तो क्या किया जाता है, सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्यास कैपिटल और टू प्रियास कैपिटल। कितना है, 1,50,000, 1.5 लाख के। इसको हम वर्किंग नोट्स में आप बेशक से दिखा सकते हैं करके, इसको वर्किंग नोट्स में 2/3 ये किसका शेयर है, लवन्या का, और 1,50,000 का 1/3 ये किसका शेयर हो गया, प्रिया का। तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। लवन्या का शेयर कितना आ गया, 1 लाख, और प्रिया का शेयर आ गया 50,000। टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1,50,000 का था। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हमने की जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दिया हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो वहां पर सारा का सारा प्रॉफिट हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 का दिया हुआ है और लायबिलिटी कितनी है, 90,000 की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा का पूरा ही डेबिट करना है आपने,
क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, लायबिलिटी जब हम सारी ट्रांसफर कर ही रहे हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब यहां पर लायबिलिटी कितनी है वर्किंग नोट्स में दिखाइए। यहां पर लायबिलिटी है सेकेंड केस में 90,000 की। तो 1,50,000 में से जब आपने 90,000 माइनस किया तो 60,000 क्या बचा, ये प्रॉफिट के रूप में बच गया, ये तो लायबिलिटी होगी ना, तो प्रॉफिट के रूप में कितना बचा 60,000। अब लवन्या और प्रिया के बीच में ये 60,000 2:1 के रूप में मिलेगा इनको। तो अब लवन्या का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में, 60,000 इंटू में 2/3, और प्रिया का कितना होगा 60,000 इंटू में 1/3। 40,000 और ये आ गया 20,000। ये तो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू लवन्यास कैपिटल और टू प्रियाज कैपिटल। 40,000 एंड 20,000, ठीक है। बाकी कहाँ चला जाएगा, बाकी जाएगा रियलाइजेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितनी लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी थी 90,000 की। तो ये सेकंड केस है जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 का दिया हुआ है और आपको लायबिलिटी दी हुई है 90,000 की। तो रिमेनिंग पोर्शन प्रॉफिट के रूप में कितना बचा 60,000, और ये 60,000 पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बाकी कहाँ ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन में, कितना चला जाएगा 90,000। तो ये सेकंड केस है। थर्ड में देखिए क्या करना है। थर्ड में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज इट इज 1,50,000 का दिया हुआ है और लायबिलिटी भी कितनी है 1,50,000 की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। तो देखिए लायबिलिटी भी रिजर्व भी आपका 1,50,000, लायबिलिटी भी इतनी है, इतना जो क्लेम आया है वर्कमैन ने जो क्लेम किया वो 1.5 लाख का ही करा, तो सारा का सारा पैसा क्लेम के रूप में उसको दिया जाएगा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फोर्थ केस पर आ जाते हैं जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख का है और लायबिलिटी 2 लाख की है। अब लायबिलिटी यहाँ क्या होगी, ज्यादा हो गई, तो आपने क्या करना है, लायबिलिटी ज्यादा होने का जितनी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए ये तो रियलाइजेशन में होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर 1,50,000, ठीक है। कितना ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 1,50,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन ये आ जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है। उसके बाद पांचवा केस है नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाया गया और लायबिलिटी आ गई 40,000 की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब बना ही नहीं है तो डेबिट तो होने का मतलब ही नहीं है उसका। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की पेमेंट हम करते हैं, जब हमारी फर्म एंड हो जाती है तो वहां पर लायबिलिटी क्या की जाती है, पे की जाती है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना है ये 40,000। तो ये पेमेंट हो जाएगी हमारी लायबिलिटी की। एक चीज और ध्यान रखनी है, चारों केस में जितना भी अमाउंट आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था उनको सबको पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट केस में कितना किया था आपने, कोई लायबिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड केस में लायबिलिटी कितनी आपने क्या किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जितना रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था 90,000 ये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपने
यहाँ पर रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर किया था, 1,50,000। तो यहाँ पर थर्ड केस में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 1,50,000। और लास्ट इसमें फोर्थ केस में है आपकी लायबिलिटी कितनी थी, 2 लाख। तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा आपका, ये जितना उसमें ट्रांसफर किया है 1.5 लाख, तो वहां ट्रांसफर किया 50,000 टोटल लायबिलिटी की पेमेंट होनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज का। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट था, जहां पर आपने देखना है कि कितना रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, कितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को घटाने के बाद कोई अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाता है। और अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही नहीं हुआ तो पेमेंट तो लायबिलिटी की जरूर होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जैसे हमने यहाँ पर करके दिखाया था, अगर एक्सीड कर जाता है, लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन में तो 1.5 लाख का ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन से जो पेमेंट होगी लायबिलिटी की वो कितनी होगी, 2 लाख रुपए। तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो होप सो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो।